हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी और अप्रोचेस। और हम पहले कर चुके हैं, पहली वीडियो में कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है वो कर चुके हैं, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है वो कर चुके हैं, और फैक्टर अफेक्टिंग कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, और इसको अप्रोचेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी और अप्रोच। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी क्या होती है। जैसे कि आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का पता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी और अप्रोच क्या है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी रेफर टू ए सिस्टेमैटिक अप्रोच टू फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी थ्रू ए combination of equity and debts. There are several competing capital structure theories, each of which explore the relationship between the capital structure and market value of the firm. तो यहाँ पे काफ़ी सारी थ्योरीज हैं जो कि हम करेंगे, जो एक्सप्लोर क्या करती है, रिलेशनशिप किसके बीच में, कैपिटल स्ट्रक्चर और मार्केट वैल्यू के बीच में वो रिलेशनशिप को बताते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो अप्रोचेज हैं वो चार अप्रोच है। नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, मोदी, गिलियानी एंड मिलर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MM अप्रोच है वो बोलते हैं। तो चार अप्रोच है। आज हम करेंगे सिर्फ पहले वाली नेट इनकम अप्रोच। तो नेट इनकम अप्रोच और थ्योरी ये किसने दी है, डेविड डूरन ने। और कौन से ईयर में दी थी, 1952 में। और आल्सो नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी थ्योरी भी बोलते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ फर्म। इसका मतलब क्या है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेते हो, यानी कि जब आप डेट के साथ इक्विटी के साथ डेट यूज करते हो तो उसका किसके ऊपर फर्क पड़ता है, वैल्यूएशन फर्म के ऊपर फर्क पड़ता है। इन अदर वर्ड्स आप क्या कह सकते हो, ए चेंज इन फाइनेंशियल लिवरेज और ए चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, और you can say a change in debt equity ratio will lead to a corresponding change। इसकी वजह से किस में चेंज आएगा, corresponding change आएगा in the value of firm as well as overall cost of capital। दो चीज़ों में फर्क आएगा आपका, वैल्यू ऑफ फर्म में और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपका चेंज आएगा। किसकी वजह से, अगर आप किस में चेंज कर रहे हो, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल लीवरेज, या फिर आप डेट इक्विटी रेशियो में चेंज कर रहे हो। और ये अप्रोच क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इफ द रेशियो ऑफ डेट टू इक्विटी इज इंक्रीज, यानी कि इक्विटी के कंपैरिजन में डेट आप ज्यादा यूज कर रहे हो तो क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्लाइन वाइल द वैल्यू ऑफ फर्म एज वेल एज द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा यानी कि उल्टा हो जाएगा इसका। अगर आप डेट कम यूज करो इन कंपैरिजन टू इक्विटी तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बढ़ेगी और वैल्यू ऑफ फर्म आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, फिर कोई भी थ्योरी है वो किसी ना किसी अजम्पशन के ऊपर आधारित होती है। तो इस थ्योरी की भी कुछ अजम्पशंस हैं। तो जो मेन तीन अजम्पशन है वो कौन कौन सी है, पहली है द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि जो इक्विटी है की कॉस्ट है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि आपका जो डेट है वो आपका सस्ता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी। दूसरा, द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर इज नॉट चेंज बाय द यूज ऑफ डेट। जनरली क्या होता है कि अगर कोई कंपनी ज्यादा डेट यूज करती है तो इन्वेस्टर की परसेप्शन बढ़ जाती है रिस्क के रिगार्डिंग, और ये रियल में ऐसा ही होता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या अज्यूम कर लिया है, यानी कि जो चाहे कंपनी कितना भी डेट उठा ले तो कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं उनके रिस्क की परसेप्शन वही रहती है जो कम डेप्ट में थी। फिर नेक्स्ट है आपकी देयर आर नो कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स। यहाँ पे किसी भी तरह का ना तो कोई कॉर्पोरेट टैक्स है और ना ही कोई पर्सनल इनकम टैक्स पाया जाता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन है ये आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ नेट इनकम अप्रोच। आप ग्राफ के द्वारा भी इसको दिखा सकते हो। यहाँ पे आपको ग्राफ दिया गया है, तो इस ग्राफ में क्या चीजें दी गई है, एक्स एक्सिस पे आप देखते हो डिग्री ऑफ लीवरेज गिवन है, दिस इज योर डिग्री ऑफ लीवरेज, और वाई एक्सिस पे आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके तीन आप ग्राफ दे सकते हो, तीन लाइंस देख सकते हो। तीन लाइंस में सबसे ऊपर वाली लाइन है जो आपकी स्ट्रेट लाइन कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, सबसे नीचे वाली लाइन जो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट है, और जो बीच में ये आपकी डिक्रीजिंग लाइन है ये आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड
डैट दिखाता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप सिर्फ इक्विटी यूज़ कर रहे हो तो देखो आपकी कॉस्ट यहाँ पे है बहुत हाईएस्ट, अगर आप सिर्फ डैट यूज़ कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट ये है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डैट की। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे डैट यूज़ करते जा रहे हो ज़्यादा, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरऑल कॉस्ट, के ओ मतलब ओवरऑल कॉस्ट, के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के डी मतलब कॉस्ट ऑफ डैट, जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट है विद द यूज ऑफ डैट विद इक्विटी, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये दिखा रहा है द इफेक्ट ऑफ लीवरेज और द इफेक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर एनआई अप्रोच। नेक्स्ट वन, अब कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म कैसे करोगे आप? वैल्यू इज इक्वल टू एस प्लस डी। वी का मतलब है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, एस का यहाँ पे मीनिंग है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। और कैसे निकालोगे आप मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, जो कि आपको दिया होगा क्वेश्चन में। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? ई डिवाइडेड बाय के ई, और ई यहाँ पे क्या है, ई कैसे निकलेगी आपकी? ईबीआईटी माइनस आई, आई मतलब इंटरेस्ट, ईबीआईटी का आपको पता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डी का मतलब है यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ डैट, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो आप। कैसे? के ई इज इक्वल टू, अगर आपको ईबीआईटी गिवन है और डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, तो आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल भी निकाल सकते हो। फिर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है जिससे आप समझोगे कि कैसे वैल्यूएशन ऑफ फर्म निकलती है। यहाँ पे गिवन है एक्स लिमिटेड एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको 1 लाख का ईबीआईटी होगा, और कंपनी ने इशू कर रखे हैं 4 लाख के डिवेंचर, जो कि 10% डिवेंचर है। यहाँ 10% का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है 12% 5। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर है वो कितना एक्सपेक्ट करते हैं? 12.5% एक्सपेक्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे। अब यहाँ पे देखिए आप, नेट इनकम इज गिवन ईबीआईटी 1 लाख, माइनस करेंगे हम इसमें से इंटरेस्ट, जो कि हमने देना है 4 लाख पे 10% यानी कि 40,000। अब आपके पास बची है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको आप बोल सकते हो ईबीआईटी माइनस आई, ये 60,000 बचे हैं आपके पास। और मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट आपको गिवन है क्वेश्चन में 12.5%। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी? 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12.5, यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर की मार्केट वैल्यू है आज के टाइम पे अकॉर्डिंग टू देयर अर्निंग इज 4,80,000, और मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लाख। तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी आपकी? एस प्लस डी, यानी कि 8,80,000। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो आपको दिखाता है कि किस तरह से आप वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हो नेट इनकम अप्रोच की हेल्प से। तो नेक्स्ट हम अप्रोच करेंगे कल नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ओके, थैंक यू वेरी मच।